हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हमें बेसिकली बहुत सारी मैकेनिज्म को स्टडी करना होता है, जैसे कि JGA मीडिएटेड मल्टी हार्मोनल सिस्टम, जिसको JGA रास के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा ANF और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको बेसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये सभी वो अप्रोचेस हैं, ये वो सभी मेथड्स हैं जिनके थ्रू आपकी किडनी अपना ऑटो रेगुलेशन करती है। आज के इस लेक्चर में हम केवल और केवल फोकस करेंगे JGA मीडिएटेड मल्टी हार्मोनल सिस्टम को, जिसको आप JGA रास के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजों को हमें समझना होगा। जैसा कि अपने सभी लेक्चर्स में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें जरूर बताता हूं, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक के बेसिक्स को समझ लेते हैं तो उस टॉपिक की डिफिकल्टीज को हम आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें समझनी होंगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में, एक हेल्दी ह्यूमन में किडनी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिनको देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंडिविजुअल की किडनीज अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो मैं नॉर्मल आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स बताता हूं जो आपको किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल की किडनीज के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला, नॉर्मल ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर। अब ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारे नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज हैं उनमें फ्लो होने वाले ब्लड का जो प्रेशर है, नॉर्मल कंडीशन में एक हेल्दी इंडिविजुअल में उसकी वैल्यू आपको याद रखना है 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होती है, यानी कि 60 mmHg। ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 नॉर्मल, वैसे हमारी ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर होता है 60 mmHg। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो ये कि नॉर्मल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू आपकी बॉडी में क्या होगी, तो वो होगी 10 mmHg। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है, जिसे भी ये नहीं पता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, तो आप फिलहाल इतना याद रखिए कि ये एक्चुअली में वो नेट प्रेशर है जिसकी हेल्प से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से ल्यूमेन ऑफ बोमन कैप्सूल में आता है। तो नेट प्रेशर जिसकी वजह से ब्लड में से फिल्टर्ड होकर ल्यूमेन ऑफ बोमन कैप्सूल में आता है, उसे आप कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 10 mmHg एक हेल्दी इंडिविजुअल में। एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर अगर किसी भी तरीके से अफेक्टेड होगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू भी आपकी बॉडी में क्या होगी, अफेक्टेड होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि आपने इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा है कि आपकी किसी भी एक किडनी में टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन अप्रॉक्सीमेट 1 मिलियन होते हैं। यानी कि हमारी एक किडनी में नेफ्रॉन नंबर्स में कितने होते हैं, 1 मिलियन। अब हमारे पास 1 पेयर ऑफ किडनीज हैं, तो हमारी दोनों किडनीज में टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स अप्रॉक्सीमेट होंगे 2 मिलियन। और एक मिनट में आपकी दोनों किडनीज जो वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट को फॉर्म करती हैं उसको आप ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, GFR। और उसको अगर मैं उसकी आपको नॉर्मल वैल्यू बताऊं तो वो है 125 ml पर मिनट। यानी कि एक मिनट में आपकी दोनों किडनीज 120 ml अप्रॉक्सीमेट 120 ml फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करती है ब्लड के फिल्ट्रेशन से या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि 180 लीटर पर डे, यानी कि एक दिन में टोटल फिल्ट्रेट जो हम फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोथ किडनीज वो होता है 180 लीटर। क्लियर? अब आपको ये तीनों पैरामीटर्स बहुत अच्छे से याद रखने होंगे, क्योंकि आगे चलकर इनके बारे में मैं आपसे कुछ ना कुछ डिस्कशन जरूर करूंगा। अब किसी भी इंडिविजुअल में अगर इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू अफेक्टेड होती है, चेंज होती है, वैल्यूज में कोई ऑल्टरेशंस आते हैं, कोई परिवर्तन आते हैं, तो ये इंडिकेट करेंगे किडनी फेलियर या किडनी डैमेज को। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी इंडिविजुअल का ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर या GFR अफेक्टेड हो रहा है, नॉर्मल से ज्यादा या कम हो रहा है, तो आप उसको किडनी फेलियर या किडनी डैमेज कंसीडर करेंगे और उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई किडनी रिलेटेड डिसीज अपेयर हो सकती है या चल रही होगी। अल्टीमेटली आज के इस लेक्चर में हम यही सब कुछ जानने वाले हैं कि हमारी दोनों किडनीज किस तरीके से
अपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर को, ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को, फिल्ट्रेट की वॉल्यूम को रेगुलेट करती हैं तब जब हमारी बॉडी में कुछ अपोजिट या एडवर्स कंडीशन अपेयर होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमें यही लर्न करना है कि हाउ डू किडनीज मेंटेन देयर जीएफपी यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर एंड जीएफआर या फिल्ट्रेट वॉल्यूम अंडर वेरियस कंडीशंस। तो जब भी आपकी बॉडी में आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है, उस कंडीशन में डेफिनेटली आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर आपकी किडनी की फंक्शनिंग को भी अफेक्टेड करता है, जिस पर मैं आपसे चर्चा बहुत जल्दी करने वाला हूं। लेकिन आपकी किडनीज ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस में भी तब जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अपने फंक्शन को ऑटो रेगुलेट कर सकती है और इसी को आप कहेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का मतलब होगा क्या, तो आप कहेंगे कि हमारी किडनी अंडर वेरियस कंडीशंस अपने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर को, जीएफआर और फिल्ट्रेट वॉल्यूम को मेंटेन कर सकती है वेरियस मेथड्स या मैकेनिज्म की हेल्प से जो किडनी में पाई जाती हैं, और इसी को हम कहेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आगे मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं उससे पहले आपको एक चीज जाननी होगी कि हमारी जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होगा यानी कि बीपी ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होगा उसका एक बहुत ही गहरा रिलेशन है आपकी किडनी की फंक्शनिंग के साथ। हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर का एक बहुत ही गहरा रिलेशन है किडनी के फंक्शन के साथ। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जनरल ब्लड प्रेशर है या सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन आप सभी जानते हैं क्या होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ब्लड प्रेशर को ही जनरली हम अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर कंसीडर करते हैं, जो 120/80 mmHg होता है। अगर आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से अफेक्टेड हो रहा है तो डेफिनेटली ये आपकी किडनी फंक्शनिंग को अफेक्टेड कर सकता है, लेकिन आपकी किडनीज अफेक्टेड ना हो सकें, आपकी किडनी के फंक्शन अफेक्टेड ना हो सकें, इसके लिए आपकी बॉडी में जो भी मैकेनिज्म डेवलप होती है, ऑपरेट होती है, वही है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ब्लड प्रेशर का किडनी फंक्शनिंग के साथ रिलेशनशिप क्या होता है। बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको इस लेक्चर को समझना है, क्योंकि जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस मीडिएटेड मल्टी हार्मोनल सिस्टम रास यानी कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो आज का हमारा मेनली टॉपिक होगा, उसको समझना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि ये बेसिक्स चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप डेफिनेटली इस लेक्चर के एंड में JGA रास मैकेनिज्म को या जो अप्रोच है आपकी बॉडी में किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने की, इसको बहुत ही प्रॉपर वे में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड किडनी फंक्शनिंग। मैं दो कंडीशंस यहां पर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, किसी भी वजह से आपकी बॉडी का अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है, 120/80 से बढ़ जाता है 90/140 या इससे भी ज्यादा, तो अगर आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली अफेरेंट आर्टेरियोल में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डेफिनेटली होगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है, उससे कम ब्लड प्रेशर होता है आपकी आर्टेरियोल्स में, और सबसे कम ब्लड प्रेशर होता है आपकी कैपिलरीज में। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन की आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रपोर्शनेट अमाउंट में ब्लड प्रेशर आर्टेरियोल्स में भी इंक्रीज होगा, और जो अफेरेंट आर्टेरियोल है जो कि रीनल आर्टरी से ब्लड को लेकर वुमन कैप्सूल में जाती है, कैपिलरीज में ब्लड को ले जाती है, उसमें भी ब्लड प्रेशर डेफिनेटली इंक्रीज होगा तब जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा किसी भी वजह से। चाहे आप हो सकता है किसी ब्लड प्रेशर के मरीज हो, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, या किसी अदर वजह से आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी अफेरेंट आर्टेरियोल में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अफेरेंट आर्टेरियोल में ब्लड का प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करेगा
उसमें भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मली कितना होना चाहिए आपको मैंने बता दिया, ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर 60 mmHg होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी बॉडी का ही ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर भी 60 mmHg से क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। इन सच कंडीशन की ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर पे, और अल्टीमेटली इसकी वैल्यू मोर देन 10 mmHg हो जाएगी। और उस वजह से आपकी नेफ्रॉन्स में, किडनी के नेफ्रॉन्स में GFR इंक्रीज हो जाएगा, GFR इंक्रीज हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि फिल्ट्रेट की वॉल्यूम जो है वो ज्यादा फॉर्म होगी, 180 लीटर पर डे से ज्यादा या 125 ml पर मिनट से ज्यादा। अब ऐसी कंडीशन में जब आपकी किडनीज में फिल्ट्रेट की वॉल्यूम ज्यादा फॉर्म होगी, आपके नेफ्रॉन्स में फिल्ट्रेट की वॉल्यूम ज्यादा फॉर्म होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यूरिनेशन एक्सेसिवली करेंगे, आप ज्यादा यूरिन पास करेंगे और इस यूरिन के थ्रू आप बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर और आयंस का लॉस कर देंगे। क्लियर? तो ये यहां तक की कहानी आपको ये बताती है कि किस तरीके से आपके बॉडी का सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो आपकी किडनी फंक्शनिंग अफेक्टेड हो सकती है। कंडीशन नंबर 2 पर हम डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में आपको कंसीडर करना है कि मान लीजिए आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर गिर जाता है, आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है किसी भी वजह से, तो उस कंडीशन में आपके अफेरेंट आर्टेरियोल का ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा और इस वजह से ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर भी डिक्रीज होगा और इससे फिल्ट्रेट की वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि GFR जो है वो कम हो जाएगा, फिल्ट्रेट की वॉल्यूम डिक्रीज होगी। और ऐसी कंडीशन में रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो बेसिकली पीसीटी में होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीसीटी में 70 to 80% वाटर एंड आयंस जो फिल्ट्रेट में होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, और इस रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में कोई ना कोई चेंज आपको जरूर देखने को मिलेगा तब जब फिल्ट्रेट की वॉल्यूम डिक्रीज होगी, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होगा। तो चाहे आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़े या बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो, कायदे से आपकी किडनी के फंक्शन को ये डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, यानी कि बॉडी के ब्लड प्रेशर का किडनी की फंक्शनिंग से बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। आप जब भी किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो अल्टीमेटली नेफ्रोलॉजिस्ट आपकी किडनी डिसीज के बारे में जब इन्वेस्टिगेट करेगा तो एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर वहां पर उसके लिए होगा आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो आपकी किडनी फंक्शनिंग को अफेक्टेड कर सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपकी किडनी और ब्रेन को अफेक्टेड करता है। ये वाइटल ऑर्गन्स हैं जो ब्लड प्रेशर की वजह से अफेक्टेड होते हैं, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एज वेल एज लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी। तो किडनी फंक्शनिंग का ब्लड प्रेशर और बॉडी से बहुत गहरा रिलेशनशिप है। लेकिन मैं आपको अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, आपकी बॉडी में किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो या किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो, आपकी किडनी के पास कुछ ऐसी मैकेनिज्म है, कुछ ऐसी मेथड्स हैं, कुछ अप्रोचेस हैं जिनको ऑपरेट करके आपकी किडनी अपने फंक्शन को, यानी कि अपने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर को, ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि किडनीज कैन ऑटो रेगुलेट देयर फंक्शनिंग अगेंस्ट अबव बोथ कंडीशन। अब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर अगर बढ़े या कम हो तो इससे किडनी फंक्शनिंग अफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि आपकी किडनी के पास कुछ स्पेसिफिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसको आप ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी भी कह सकते हैं। और अब इन्हीं के बारे में हमें सबसे पहले जानना होगा। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 3 इंपॉर्टेंट अप्रोचेज हैं, 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू आपकी किडनी अपनी फंक्शनिंग को रेगुलेट कर सकती है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करना चाहता हूं, फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आपके बॉडी के ब्लड प्रेशर के बढ़ने पर या घटने पर किडनी की फंक्शनिंग अफेक्टेड ना हो सके, इसके लिए आपकी किडनीज में कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म चल रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं चल रही हैं, और इन मैकेनिज्म या प्रक्रियाओं के थ्रू आपकी किडनी अपने फंक्शन को रेगुलेट करती है। ब्लड प्रेशर के अफेक्टेड होने से अपने ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर को या GFR को अफेक्ट नहीं होने देती है। वही चीजें हमें पढ़ना है, वही मेथड्स हमें पढ़ना है जो आपके सिलेबस में कितनी है, 3 है। पहली जो मेथड है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग की, उसको हम JGA रास के नाम से जानते हैं। नाम थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही पॉपुलर नाम है।
और नीट एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना भी है। तो JGA रास एक्चुअली में क्या है, ये एक मल्टी हार्मोनल सिस्टम है। ये एक मल्टी हार्मोनल सिस्टम है जिसमें मोर देन वन हार्मोन्स या केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं जो मिलजुल कर अपनी एक्टिविटी से किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। और JGA रास हमारी बॉडी में तब ऑपरेट होता है जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर गिर जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो किडनी फंक्शनिंग ब्लड प्रेशर के डिक्रीज होने से अफेक्टेड ना हो, इसके लिए आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म ऑपरेट होती है जिसको ही हम कहेंगे JGA रास। JGA रास में JGA का मीनिंग क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूं। J का मतलब है जक्स्टा, मतलब जक्स्टा को हम नियर कह सकते हैं, इंग्लिश मीनिंग इसका होता है नियर। एंड G का मतलब है ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर, एंड A का मतलब है अपरेटस। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस या जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस JGA का फुल फॉर्म है। जबकि रास का फुल फॉर्म क्या है तो मैं आपको बता दूं। R का मतलब है रेनिन, A का मतलब है एंजियोटेंसिन, नेक्स्ट जो A है उसका मतलब है एल्डोस्टेरोन, एंड S का मतलब है सिस्टम। तो JGA रास का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बेसिकली ये एक मल्टी हार्मोनल सिस्टम है जो मैं आपको बता चुका हूं, जिससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग तब रेगुलेट होगी जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि JGA मीडिएटेड मल्टी हार्मोनल सिस्टम के बारे में आज के इस लेक्चर में आपको काफी डिटेल बताने वाला हूं। यानी कि आज के हमारे इस लेक्चर में हम किसके ऊपर ही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, JGA रास के बारे में। इस पूरी मैकेनिज्म को हम काफी डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में इसके अलावा भी दो और मैकेनिज्म है। एक का नाम है ADH। ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये भी एक हमारी बॉडी में हार्मोन है जो किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, स्पेशली तब जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जिस तरीके से बॉडी के ब्लड प्रेशर के गिरने पर JGA रास ऑपरेट होता है, उसी तरीके से सेम टाइम पर ADH हार्मोन भी आपकी किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट अप्रोच जो हमारे सिलेबस में है किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने की, दैट इज ANF मतलब एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है, लेकिन ये हमारी बॉडी में तब किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करती है जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, किसी वजह से बढ़ जाता है, इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन। अब ब्लड का प्रेशर कम हो या ज्यादा हो, दोनों कंडीशन में आपकी किडनी फंक्शनिंग रेगुलेट हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ये तीनों अप्रोच हैं। JGA रास, ADH यानी कि बेसोप्रेसिन भी कहा जाता है इसको, एंड ANF। पर हम किस पर फोकस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, JGA रास पर। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ADH और ANF की एक्टिविटी के बारे में। तो JGA रास के थ्रू किस तरीके से आप अपने बॉडी में किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करेंगे, ये मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक बहुत सिंपल से फ्लो डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूं। तो आपको बहुत केयरफुली मेरी बातों को सुनना है, और जो भी फ्लो डायग्राम मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा, धीरे धीरे बनाऊंगा, उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करना है, ताकि लाइफ में आगे चलकर कभी भी आप इस अप्रोच को भूले ना। JGA रास की जो भी मैकेनिज्म है वो आपको हमेशा याद रह सके, इसलिए आपको इस फ्लो डायग्राम को बहुत केयरफुली समझना है। सबसे पहले मैं आपको, जैसा कि पहले बता चुका हूं, कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर यानी कि हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, हमारे जनरल सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज होगा किसी वजह से, तब ये सिस्टम हमारी बॉडी में ऑपरेट होगा। यानी कि दिस सिस्टम कैन बी एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज अ ड्रॉप इन सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। अगर किसी वजह से आपके ब्लड वॉल्यूम में कोई कमी आ रही है, यानी कि आपके ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है किसी भी वजह से, तब भी आपकी बॉडी में JGA रास एक्टिवेटेड हो सकता है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि JGA रास हमारी बॉडी में कब ऑपरेट होगा, जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। तो कंसीडर कीजिए आपके बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है। जब हमारी बॉडी के सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी किडनी में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज होगा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया।
जब भी हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर गिरेगा तो अफेरेंट आर्टेरियोल के ब्लड प्रेशर में भी आप देखेंगे कमी आएगी, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, जिससे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर डिक्रीज होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा। जनरली हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg होता है, जो डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा उससे कम, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है 125 ml पर मिनट होता है, जो कम हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इस वजह से GFR कम होगा तो फिल्ट्रेट वॉल्यूम भी हमारी क्या हो जाएगी कम, यानी कि वोमन कैप्सूल के ल्यूमेन में जो फिल्ट्रेट फॉर्म होगा वो वॉल्यूम वाइज यानी कि मात्रा में बात करें तो कम फॉर्म होगा, तो फिल्ट्रेट वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब भी फिल्ट्रेट वॉल्यूम डिक्रीज होगी हमारे नेफ्रॉन में, रीनल ट्यूब्यूल में, तो आप देखेंगे कि फिल्ट्रेट की वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से फिल्ट्रेट जब पीसीटी में से फ्लो करेगा, आप देख सकते हैं यह है पीसीटी। अगर मान लीजिए फिल्ट्रेट की वॉल्यूम डिक्रीज हुई है तो फिल्ट्रेट जब पीसीटी में से फ्लो करेगा इस तरीके से, तो ये बहुत ही धीमे धीमे अपने आप को रन कराएगा पीसीटी के थ्रू। तो फिल्ट्रेट वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से फिल्ट्रेट पीसीटी में से जब रन करेगा तो बहुत ही स्लोली रन करेगा। तो पीसीटी में से फिल्ट्रेट के स्लोली रन करने की वजह से हम सभी जानते हैं कि पीसीटी की जो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं वो फिल्ट्रेट में से एक्सेस रीअब्जॉर्प्शन करेंगी आयंस का और वाटर का। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मल कंडीशंस में जब आप हेल्दी किडनीज रखते हो, नॉर्मल कंडीशंस में बात कर रहा हूं, पीसीटी एक ऐसा सेगमेंट है रीनल ट्यूब्यूल का जो 70 to 80% वाटर एंड आयंस जो फिल्ट्रेट में होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन करता है। लेकिन फिल्ट्रेट वॉल्यूम कम होने पर वाटर और आयंस का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगा। कारण यह है कि फिल्ट्रेट वॉल्यूम कम होने की वजह से फिल्ट्रेट पीसीटी में से स्लोली रन करेगा, ज्यादा टाइम तक पीसीटी में बना रहेगा, जिस वजह से ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो ज्यादा अमाउंट में आयंस और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेंगी, यानी कि 70-80% से ज्यादा। अब जब फिल्ट्रेट में से ज्यादा वाटर निकल जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट से आयंस निकल जाएंगे, तो जब फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले के थ्रू डीसीटी में पहुंचेगा, फिल्ट्रेट कहां जाएगा, पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लूप में जाएगा, फिर एसेंडिंग लूप में जाएगा और फाइनली कहां पर जाएगा, डीसीटी में। तो डीसीटी में जब फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो उस फिल्ट्रेट में जो डीसीटी में पहुंचा है आयंस का कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली लो होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आयंस, इवन ऑल ऑफ द आयंस का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी में हो चुका है। एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो चुका है फिल्ट्रेट की वॉल्यूम के कम होने की वजह से। इसलिए डीसीटी में जो फिल्ट्रेट पहुंचेगा उसमें आयन कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली लो होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। हमने पढ़ा हुआ है कि जो डीसीटी है, मान लीजिए ये डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी पर सेल्स जो लाइंड करती हैं डीसीटी को, उनको हम एपिथेलियल सेल्स कह सकते हैं, यानी डीसीटी भी एपिथेलियल सेल्स से लाइंड होता है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि डीसीटी पर कुछ ऐसी एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो मॉडिफाइडेड होती हैं, जिनको मैंने यहां पर हाईली डेंस बना दिया है। ये कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं जो मॉडिफाइडेड हैं, और उन मॉडिफाइडेड स्पेशल एपिथेलियल सेल्स को डीसीटी पर हम क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा। तो अगर आप में से किसी को ये नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर लगाइए, जहां पर मैंने आपको बताया है कि डीसीटी पर कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइडेड सेल्स होती हैं जिनको हम मैक्यूला डेंसा कहते हैं, क्योंकि अदर रीनल ट्यूब्यूल के किसी भी पार्ट के कंपैरिजन में ये सेल्स बहुत ज्यादा डेंसली लोकलाइज्ड होती हैं और स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो डीसीटी पर जो मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, क्योंकि ये सेंस कर सकती हैं फिल्ट्रेट में आयन के कंसंट्रेशन को। अगर फिल्ट्रेट में आयन का कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली लो होगा तो डीसीटी की ये मैक्यूला डेंसा सेल्स आयन के एक्सट्रीम लो कंसंट्रेशन को सेंस करेंगी और ये एक्टिवेटेड होकर सिग्नल्स को रिलीज करेंगी। तो फाइनली डीसीटी पर मैक्यूला डेंसा का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये नमक या आयंस जो होते हैं उनको आसानी से सेंस कर सकती हैं। सोडियम अगर ज़्यादा है या कम है, अदर कोई आयंस अगर कम या ज़्यादा है, तो जो मैक्यूला डेंसा सेल्स है फिल्ट्रेट में, वो फिल्ट्रेट में जो आयंस का कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा है उसको मैक्यूला डेंसा सेल्स जो है डीसीटी की, वो क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है। तो जब एक्सट्रीम लो कंसंट्रेशन होगा फिल्ट्रेट में आयन का तो डीसीटी की मैक्यूला डेंसा सेल्स उसको सेंस कर लेंगी, ये एक्टिवेटेड हो जाएंगी और ये सिग्नल को रिलीज करेंगी। इन सिग्नल्स को रिसीव कौन करेगा?
तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर ये डीसीटी है, ये क्या है बच्चों, डीसीटी, ये मैंने एक छोटा सा टुकड़ा बना दिया है डीसीटी का। डीसीटी पर मान लीजिए ये मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं, और हम सभी जानते हैं कि ये मान लीजिए आप यहां पर ऐसे बना देता हूं मैं, ये मान लीजिए आप क्या है, बोमन कैप्सूल, ये क्या है, बोमन कैप्सूल। और बोमन कैप्सूल में रीनल आर्टरी से ब्लड को लाने वाली आर्टेरियोल को हम क्या कहते हैं, अफेरेंट आर्टेरियोल। तो ये मान लीजिए आप क्या है, अफेरेंट आर्टेरियोल। यहां पर इस तरीके से कैपिलरीज होंगी और यहां पर ये होगा इफरेंट आर्टेरियोल। तो ये मान लीजिए अफेरेंट आर्टेरियोल है, और ये मान लीजिए आप डीसीटी है। तो याद रखिए कि जिस तरीके से डीसीटी में कुछ स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड सेल्स होती हैं जिनको आपने क्या नाम दिया, मैक्यूला डेंसा, उसी तरीके से कुछ स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड सेल्स अफेरेंट आर्टेरियोल पर भी होती हैं, और उन सेल्स को आप नाम देते हैं जीएफ सेल्स, यानी कि सॉरी यहां पर इन सेल्स को बोलेंगे जी सेल्स, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स। तो अफेरेंट आर्टेरियोल में जो मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जेजी सेल्स, और जो डीसीटी की मैक्यूला डेंसा हैं, ये दोनों मिलकर ही किसका फॉर्मेशन करती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस का। इसलिए हमेशा जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस को हम जब डिफाइन करते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि जहां पर डीसीटी और अफेरेंट आर्टेरियोल क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, उस हाईली सेंसिटिव रीजन को हम जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस कहते हैं, क्योंकि ये एपरेटस जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस के काफी करीब होता है। इसलिए जक्स्टा का मतलब होता है नियर, एंड ग्लोमेरुलस का मतलब आप सभी जानते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एंड एपरेटस का मतलब आप सभी जानते हैं, इट इज अ हाईली सेंसिटिव रीजन। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस का मतलब होता है नियर ग्लोमेरुलस, जक्स्टा मीन्स होता है नियर, और इसमें इन्वॉल्व होती हैं दो प्रकार की सेल्स, एक जेजी सेल्स ऑफ अफेरेंट आर्टेरियोल और दूसरी मैक्यूला डेंसा। तो ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिए, नीट एग्जामिनेशन के लिए ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जेजीए का मतलब क्या होता है। जेजीए एक हाईली सेंसिटिव रीजन है जो कहां पर होता है, जहां पर क्लोज कांटेक्ट में आता है डीसीटी एंड अफेरेंट आर्टेरियोल, एंड जक्स्टा का मतलब नियर होता है क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के पास होता है, इसलिए इसको जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस कहा जाता है। इसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं, डीसीटी की मॉडिफाइड मैक्यूला डेंसा एंड अफेरेंट आर्टेरियोल की मॉडिफाइड सेल्स जेजी सेल्स, ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये चीज आपको बताई हुई है। तो अभी तक हमने क्या देखा, ब्लड प्रेशर जब आपकी बॉडी का डिक्रीज होगा तो किडनीज में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर और जीएफआर डिक्रीज होगा, जिससे फिल्ट्रेट की वॉल्यूम डिक्रीज होगी, जिससे कि पीसीटी के थ्रू वाटर और आयंस का एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, और फिल्ट्रेट जब लूप ऑफ एनले के थ्रू फाइनली डीसीटी में पहुंचेगा तो उसमें लो कंसंट्रेशन होगा आयंस का, जिसको सेंस कर लेंगी मैक्यूला डेंसा सेल्स और रिलीज करेंगी सिग्नल। इन सिग्नल्स को रिसीव करेंगी अफेरेंट आर्टेरियोल्स पर प्रेजेंट मॉडिफाइड सेल्स जेजी सेल्स, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, और इन सिग्नल को रिसीव करने के बाद जेजी सेल्स एक्टिवेटेड हो जाएंगी और एक सब्सटेंस का, एक केमिकल सब्सटेंस को ये रिलीज करेंगी जिसको हम कहेंगे रेनिन। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, यहां पर जो रेनिन लिखा हुआ है वो RENIN है। एक और रेनिन होता है जिसमें RENNIN लगाया जाता है, आपने सुना होगा RENNIN। तो RENNIN वाला रेनिन जो है वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, याद रखिए वो एक कैसा एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। और यहां जो रेनिन टर्म हम यूज कर रहे हैं दैट इज RE है फिर IN। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स ने सिग्नल को रिसीव किया फ्रॉम डीसीटी एंड वो रिलीज करेंगी रेनिन को, और रेनिन जब रिलीज होगा जेजी सेल से तो ये ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, यानी कि रेनिन जो है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, हमारा जो लिवर है, वैसे तो हम कहते हैं कि हमारा लिवर जो है वो सबसे लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पर आपका लिवर एक मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है, बहुत सारे काम करता है आपका लिवर। लिवर का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि लिवर जो है वो हमेशा आपके ब्लड में एक सब्सटेंस को सीक्रेट करके रिलीज करता रहता है, यानी आपके लिवर से एक सब्सटेंस है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो लिवर में बनेगा और फिर वो कहाँ चला जाएगा आपके ब्लड में, और ये इनएक्टिवेटेड सब्सटेंस है, ये एक्टिवेटेड कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में होगा। तो कंसीडर कीजिए कि ये आपका लिवर है, और लिवर हमेशा ही क्या करता है, एक केमिकल सब्सटेंस को बनाकर ब्लड में डाल देता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन।
तो लिवर से प्रोड्यूस होता है एक केमिकल जो ब्लड में आ जाता है एंजियोटेंसिनोजेन, जो कि इनएक्टिवेटेड केमिकल है। लेकिन जब ब्लड में रेनिन का सीक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यही स्टेप एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला दिया गया है। तो एंजियोटेंसिनोजेन को लिवर प्रोड्यूस करेगा, ब्लड में डाल देगा। ये ब्लड में हमेशा नेचुरल कंडीशन में, हमेशा नॉर्मल कंडीशन में एंजियोटेंसिनोजेन आपके ब्लड में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जब आपके ब्लड में रेनिन आएगा, रेनिन कब आएगा आपके ब्लड में, जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, तब जब आपका फिल्ट्रेट वॉल्यूम कम हो जाएगी, तब जब आपकी बॉडी में डीसीटी की मैक्यूलर डेंसा सेल सिग्नल को रिलीज करेंगी, तो रेनिन के ब्लड में प्रेजेंस होने की वजह से एंजियोटेंसिनोजेन का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 में। अब क्या होने वाला है, आपके पास जो लंग्स हैं वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लंग्स का एक फंक्शन मैं बताता हूं। लंग्स एक एंजाइम को बनाता है जिसको हम कहते हैं ACE। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ACE। ACE का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कौन बनाते हैं, आपके लंग्स। ये आपके लंग्स हैं और लंग्स एक एंजाइम को हमेशा बनाते हैं जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो जब ब्लड के थ्रू एंजियोटेंसिन 1 आपके लंग्स तक पहुंचेगा तो लंग्स में बनने वाला ACE एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन किस में कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 में। तो यहां तक की प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी है। देखिए, आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर गिरा, जिसकी वजह से किडनी का GFP और GFR भी डिक्रीज हुआ। फाइनली किडनी में फिल्ट्रेट वॉल्यूम डिक्रीज हुई, जिससे आपके PCT जो है नेफ्रॉन या रीनल ट्यूब्यूल का, उसने एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन किया फिल्ट्रेट में से आयंस और वाटर का। जब फिल्ट्रेट लूप ऑफ हैनले के थ्रू DCT तक पहुंचेगा तो फिल्ट्रेट में लो कंसंट्रेशन होने की वजह से आयंस का मैक्यूलर डेंसा सेल्स ऑफ DCT उसको सेंस कर लेंगी और रिलीज करेंगी सिग्नल्स को रिसीव करेंगी JG सेल्स ऑफ अफेरेंट आर्टेरियोल और रिलीज करेंगी रेनिन को। रेनिन आपके ब्लड में आ जाएगा। ऑलरेडी ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन को लिवर ने रिलीज कर रखा है, तो रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा इनटू एंजियोटेंसिन 1 में। और ब्लड में एंजियोटेंसिन जब सर्कुलेट होकर लंग्स तक पहुंचेगा तो लंग्स में एक एंजाइम बनता है ACE, जो एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। तो यहां तक की प्रोसेस आपको पूरी तरह से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से आपको नहीं होगा। अब आगे जो मैं बताने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंजियोटेंसिन 2 आपकी बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंजियोटेंसिन 2 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वैसे इसके और भी कुछ रोल है, पर अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि एंजियोटेंसिन 2 अब 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, और इसके दोनों इंपॉर्टेंट जो रोल हैं वो कुछ भी करके आपके बॉडी में किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करेंगे, तब जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो एंजियोटेंसिन का पहला रोल मैं आपको समझा दूं। एंजियोटेंसिन एक पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्टर है। एंजियोटेंसिन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है। क्या लिखा मैंने, वेसोकंस्ट्रिक्टर। अब वेसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस, मान लीजिए ये आपकी बॉडी की कोई आर्टरी है, ब्लड वेसल है। कोई भी ब्लड वेसल जो हमारी बॉडी में होती है, उसकी जो वॉल है उसमें एक लेयर होती है मस्कुलर वॉल की, यानी कि हमारी आर्टरीज में या ब्लड वेसल्स में क्या होती है, मस्कुलर वॉल होती है, स्मूथ मसल्स की लेयर होती है। वेसोकंस्ट्रिक्टर एक्चुअली में ऐसे केमिकल होते हैं जो आर्टरीज की स्मूथ मसल्स जो हैं, मस्कुलर वॉल जो है आर्टरीज की, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, और उसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जैसी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि नैरोअर हो जाएगी। आप देखेंगे इस ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ये ब्लड वेसल कैसे हो जाएगी, नैरो। दैट मीन्स कि इसका डायमीटर पहले ज्यादा था, अब क्या हो गया, कम। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई ब्लड वेसल्स का डायमीटर डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और कहा जाए तो उसका जो ल्यूमेन है वो साइज में क्या हो जाता है, डिक्रीज। ल्यूमेन की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो वेसोकंस्ट्रिक्टर आप सभी जानते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को नैरोअर बनाते हैं, उसके डायमीटर को कम कर देते हैं, क्योंकि वो उन ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल वॉल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर देते हैं, उसको संकुचित कर देते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 भी एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है जो क्या करेगा,
इफरेंट आर्टीरियोल में वेसो कंस्ट्रिक्शन को कॉज कर देगा। तो जल्दी से देखेंगे आप, देखिए ये है आपकी इफेरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल हम सभी जानते हैं, ये इफरेंट आर्टीरियोल है और इसको मैं क्या कह सकता हूं, अफेरेंट आर्टीरियोल, ए डॉट। अफेरेंट आर्टीरियोल ब्लड को लेकर जाएगी, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को ब्लड देगी और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज आपस में मर्ज होकर जिस आर्टीरियोल के थ्रू ब्लड को बाहर एग्जिट करेंगी वुमन कैप्सूल के, उसको आप क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बहुत प्रॉपरली पढ़ा है। तो एंजियोटेंसिन 2 का पहला फंक्शन आप याद रखें, ये वेसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल करेगा, यानी कि इफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर को क्या कर देगा, नैरो कर देगा। हमने पहले भी पढ़ा है कि अफेरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर, नॉर्मली मैं बात करूं, अफेरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर हमेशा ही इफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर से ज्यादा होता है और यही रीजन है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में एक ब्लड प्रेशर बिल्डअप होता है जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की हेल्प से ब्लड के फिल्ट्रेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी कंडीशन ये थी कि आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया था, जीएफआर डिक्रीज हो गया था, फिल्ट्रेट की वॉल्यूम डिक्रीज हो गई थी। इस वजह से एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, इफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर को और कम कर दिया, इफरेंट आर्टीरियोल को और ज्यादा नैरोअर कर दिया, वेसो कंस्ट्रिक्ट कर दिया। जब वेसो कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगी आपकी इफरेंट आर्टीरियोल, पहले से भी ज्यादा इसका ल्यूमेन कम हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी का ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जीएफपी यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा और फिल्ट्रेट की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी अप टू नॉर्मल। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा आपका 125 पर ml और अल्टीमेटली आपकी जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कह सकते हैं प्रेशर, ग्लोमेरुलस जो ब्लड प्रेशर है वो 60 mmHg हो जाएगा और ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन कह सकते हैं रेट है वो आपकी क्या हो जाएगी 125 ml पर मिनट। तो अल्टीमेटली यहां पर पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन रहा एंजियोटेंसिन 2 का JGA रास में, वो आपको याद रखना है। इसकी वजह से हमने फिल्ट्रेट की वॉल्यूम को रिटर्न कर लिया, नॉर्मल रिटर्न कर लिया। अब मैं बताऊंगा आपको दूसरा फंक्शन। एंजियोटेंसिन 2 जो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करता है वो ये कि ये एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड पर, और हम सभी जानते हैं कि हमारी किडनीज के ऊपर जो ये टोपी लगी होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, एड्रीनल ग्लैंड होती है। तो एंजियोटेंसिन 2 सेम टाइम पर एड्रीनल ग्लैंड पर भी एक्ट करेगा, जिससे एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन को रिलीज करेंगे अपने कॉर्टेक्स रीजन से। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा एक हार्मोन जिसको कहेंगे अल्डोस्टेरोन, एंड एल्डोस्टेरोन जो है वो जब रिलीज होगा तो ये एक्ट करेगा आपके नेफ्रॉन के डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को लाइन करने वाली एपिथेलियल सेल्स पर। तो एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट किन पर पड़ेगा, डीसीटी पर और कलेक्टिंग डक्ट को लाइन करने वाली जो सिंपल एपिथेलियल सेल्स है इन पर ये हार्मोन एक्ट करेगा। अब जब ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को लाइन करने वाली सेल्स पर एक्ट करेगा तो इससे क्या चेंजेस आने वाले। एल्डोस्टेरोन एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, हमेशा याद रखिए ये कैसा हार्मोन है, लिपिड सॉल्युबल। और जब कोई भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होता है तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि ये हार्मोन्स क्या करते हैं, किसी भी सेल के अंदर जाते हैं, उस सेल के न्यूक्लियर इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं और किसी पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेटेड कर देते हैं। तो एल्डोस्टेरोन भी क्या करेगा, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाकर इनके इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और ऐसे जीन्स को एक्टिवेटेड करेगा जो जीन्स किसी ऐसे एंजाइम को बनाते होंगे जो सोडियम पोटाशियम पंप के एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सिंपल वे में बात करूं तो मैं कहूंगा एल्डोस्टेरोन ने डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में जो लाइन करने वाली एपिथेलियल सेल्स में सोडियम पोटाशियम पंप को एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्टिवली यानी फिल्ट्रेट में जितना भी अमाउंट सोडियम का होगा वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा इनटू ब्लड। ऑलरेडी फिल्ट्रेट में सोडियम का अमाउंट कम होगा, आयंस का अमाउंट कम होगा, लेकिन यहां पर जितना भी होगा वो पूरा का पूरा अमाउंट एब्जॉर्ब होकर रीअब्सॉर्ब होकर कहां पहुंच जाएगा, ब्लड में। और साथ में वाटर का भी एक्सेसिवली रीअब्सॉर्प्शन होगा फ्रॉम द फिल्ट्रेट। तो जैसे ही डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को एक्टिवेटेड किया एल्डोस्टेरोन ने, तो इन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को लाइन करने वाली सेल्स में सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिवेटेड हो गया और सोडियम पोटाशियम पंप जब एक्टिवेटेड होगा तो एक्टिवली ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा ब्लड में।
तो फिल्ट्रेट में जितना भी सोडियम होगा वो ब्लड में पहुंच जाएगा, बिल्कुल भी सोडियम का लॉस ना हो पाए, पूरा का पूरा सोडियम ब्लड में पहुंच जाए, यही यहां पर मेन मोटिव है एल्डोस्टेरॉन का। और साथ में फिल्ट्रेट में जो वाटर है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचेगा और यूरिन हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि यूरिन में से वाटर को हमने क्या कर लिया, बहुत सारा हटा दिया है। एक तो पीसीटी ने ऑलरेडी वाटर को एक्सेसिवली रीअब्सॉर्ब कर लिया, फिर इस मैकेनिज्म की वजह से वाटर का एक्सेसिव रीअब्सॉर्प्शन कहाँ हो गया, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से भी। पर अल्टीमेटली जब ब्लड में हम वाटर और सोडियम को एक्सेसिवली ले जाएंगे, फिल्ट्रेट से कैसे भी निकाल के ब्लड में ले जाएंगे, तो वाटर क्या करेगा, ब्लड की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा और सोडियम क्या करेगा, ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो सोडियम होता है वो ब्लड के प्रेशर को बढ़ाता है, इसलिए जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो ज़्यादा नमक नहीं खाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा नमक खाएंगे तो ज़्यादा सोडियम मिलेगा, ज़्यादा सोडियम मिलेगा तो सोडियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो यहां पर आप बात को समझ सकते हैं कि जब सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से एक्टिवली होगा, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा ब्लड में, तो ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली जब हमारी बॉडी के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी अप टू नॉर्मल, यानी उतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वो नॉर्मल को रिटर्न कर सके, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, फिर ज़्यादा कह सकते हैं ब्लड वॉल्यूम बढ़ने पर और ब्लड प्रेशर के बढ़ने पर हमारी बॉडी नॉर्मल ब्लड प्रेशर को रिटर्न कर लेगी। और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रिटर्न होगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे फिल्ट्रेट वॉल्यूम जो है किडनी में वो नॉर्मल फिल्टर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 125 ml पर मिनट। और इस तरीके से आपकी किडनी अपने फंक्शनिंग को अफेक्टेड होने से क्या कर लेगी, बचा लेगी, तब जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या हुआ है, कम। तो हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर के कम होने पर किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये ब्लड प्रेशर को तो रिटर्न कर ही रही है, साथ में अपनी फंक्शनिंग को भी बहुत ही प्रॉपर वे में ऑटो रेगुलेटेड करती है, और यही सिस्टम कहलाता है JGA मीडिएटेड मल्टी हार्मोनल सिस्टम, जिसको आप JGA रास के नाम से जानते हैं। इसको मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। JGA रास आपकी बॉडी में तब ऑपरेट होगा जब आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो किडनी में ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर भी डिक्रीज होगा और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज होगा, जिससे आपकी किडनी में फिल्ट्रेट वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। और फिल्ट्रेट वॉल्यूम जब डिक्रीज होगी तो फिल्ट्रेट जो है वो पीसीटी में से स्लोली रन करेगा, जिस वजह से पीसीटी की जो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं वो एक्सेसिव रीअब्सॉर्प्शन कर लेंगी आयंस और वाटर का। जब ये फिल्ट्रेट डीसीटी में पहुंचेगा तो लो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होने की वजह से डीसीटी की मैक्यूला डेंसा सेल्स जो हैं वो सेंस कर लेंगी आयन कंसंट्रेशन बहुत कम है भाई, और उस कंडीशन में ये सिग्नल को रिलीज करेंगी। मैक्यूला डेंसा से रिलीज होने वाले सिग्नल को रिसीव करेंगी जेजी सेल्स, जो अफेरेंट आर्टेरियोल में प्रेजेंट मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स है, और ये रिलीज करेंगी रेनिन को। फाइनली रेनिन आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा, यानी कि ब्लड में आ जाएगा, और ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन को ये कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। ब्लड में प्रेजेंट लंग्स से सीक्रेट होने वाला एक एंजाइम ACE एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि एक पावरफुल यानी कि स्ट्रॉन्ग वेसो कंस्ट्रिक्टर है, जो वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा इफरेंट आर्टेरियोल का, जिससे कि GFR और GFP दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये होगा कि एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करेगा, जो एड्रिनल पर एक्ट करने की वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा एल्डोस्टेरॉन, जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की लाइनिंग सेल्स पर एक्ट करेगा, जिससे कि एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा सोडियम का, और साथ में वाटर का भी एक्सेसिव रीअब्सॉर्प्शन होगा, जिससे ब्लड में वाटर की अमाउंट बढ़ने की वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन की वजह से, और फाइनली हम अपने किडनी फंक्शनिंग को नॉर्मल रिटर्न कर पाएंगे। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर में सब कुछ बहुत अच्छे से समझा होगा। कोई भी कंफ्यूजन आपको लगता है, डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा किडनी के रेगुलेशन की अदर 2 अप्रोचेस को, मैकेनिज्म को, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के फंक्शन को, और ANF यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।